आप लोगों को इतना भी नहीं करते आ रहा भाई। सीधे आपको या तो आपके मोबाइल में मैसेज जा रहा होगा, या फिर सीधे आपको लाइव क्लास ऐप खोलना है, कुछ नहीं करना है। लाइव क्लास 8 बजे, फिक्स 8 बजे आप क्लिक करना है। मैं 10 मिनट पहले ओपन कर देता हूँ, है ना। आप 7:45 से अगर चालू करोगे तो क्लिक करोगे तो कैसे मिलेगा? जब क्लास चालू होगा जब भी तो आपको मिलेगा ना भाई। आप क्लास शुरू करिए, उस समय क्लिक करिए, आप फट से एंटर कर जाएंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं अभी 3 बार एंटर करके देख चुका हूँ, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको झूम लिंक का ही आदत पड़ा हुआ है कि लिंक भेजोगे तभी काम होगा। अभी इतने लोग कैसे जुड़ गए? 57% यहाँ पर जुड़ चुके हैं, 59 हो गए, है ना। तो थोड़ा सा अपडेट होइए दोस्तों, ये आप ही के लिए बनाया है मैंने, ताकि इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिले आपको लाइफ लॉन्ग, जब चाहो जब आप इसमें देख सकते हो, है ना। आप ही के ऐप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप में से जितने लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, कृपया करके प्रकाश जैन सर के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, उनको स्क्रीनशॉट भेजिए, वो आपको ऐड करेंगे। जितनी भी जानकारी है सब वहीं से मिलेगी आपको, ठीक है। पर्सनल में किसी को, हर किसी को नहीं दूंगा। और मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ, मेरा पहला पीडीएफ तैयार है, जो मैंने अपने स्ट्रगल टाइम में शुरुआत की थी एमएमपी ग्लोबल सीख कर। वो एमएमपी ग्लोबल का पूरा पीडीएफ तैयार है, आप लोग कृपया करके ज्वाइन कीजिए, आपको वो मिलेगा। आप बनाइए, अगर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं फीडबैक्स लीजिए, फीडबैक्स को आपके ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मुझे नहीं चाहिए फीडबैक्स, आपके ग्रुप में मौजूद कई डॉक्टर्स की जिंदगी बदलने वाले हैं आप लोग। क्योंकि प्रैक्टिकल कोई भी टीचर कुछ बताता है तो उसका कई लोग अपोजिशन भी करते हैं, लेकिन आप लोग जब वहां पर रिजल्ट लेंगे तो उसका कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज हम लोग जो आगे बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वही कल का टॉपिक हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था। इसको समझने के लिए कि स्क्रोफलोसो ग्रुप का काम कैसे हो रहा है ना। और
हम लोग जब टेम्परामेंटल स्टडी करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हमने स्क्रोफुलोसा ग्रुप पढ़ा, एंजाइटी को ग्रुप पढ़ा, फेब्रिफिको ग्रुप पढ़ा या दूसरे ग्रुप पढ़े, लिम्फेटिको ग्रुप पढ़ा, ये कैसे काम कर रहा है और हम कब कहां कैसे अपने प्रोटोकॉल्स को एड ऑन कर सकते हैं, है ना। जनरली दोस्तों, जब आप इस टॉपिक को समझोगे आपको समझ में आएगा कि लिम्फ का प्रोडक्शन हुआ। हमने कल लिम्फ का प्रोडक्शन, लिम्फ के यूज करने वाले ऑर्गन समझ लिया था। प्रोडक्शन, यूज करने वाले ऑर्गन और एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन भी कल हमने समझ लिया था, है ना। याद रखना दोस्तों, किडनी, लीवर, है ना। याद रखना, ये एक्सक्रीट कर रहा है, लंग्स ये एक्सक्रीट कर रहा है, इसलिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप देखो सर्दी खांसी, है ना। एक्सक्रीशन के लेवल पे प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है ना, स्क्रोफुलोसा ग्रुप के पेशेंट। यानी कि आप लिम्फेटिक चैनल को समझते हो, लिम्फेटिक वेसल्स को समझते हो तो आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ये हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेंबर है, एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एओर्टा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है हार्ट के, यहां से आपके ऊपर के जो चैनल्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई, ब्रेन को ब्लड सप्लाई, हार्ट के पीछे से ये डाउनवर्ड हो रहा है, इसे आप थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और आगे डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी में डिवाइड कर रहे हो। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि भाई इसको बताने से लिम्फेटिक चैनल का क्या मतलब। लिम्फेटिक चैनल्स का जब हम लिम्फ पढ़ेंगे पूरा डिटेल बताऊंगा। राइट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, केवल 2 डक्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से पूरी बॉडी में लिम्फेटिक चैनल पास होता है। लेकिन आपको याद रखना है, लिम्फेटिक चैनल वो तत्व होता है जिसमें WBCs होती है, न्यूट्रिशन होता है ना। याद रखना, जो आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लेवल पर काम करता है। आपको समझना पड़ेगा क्यों, कैसे, कहां, है ना। ये 3 वर्ड पे पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। किसी भी रिपोर्ट जो 4 महीने 8 महीने पुरानी है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप ट्रीटमेंट करते हो तो आप एज के डॉक्टर हो ही नहीं। अगर आप उस रिपोर्ट के आधार पर प्रोटोकॉल मांगते हो तो आप इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर हो ही नहीं। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आप ऑर्गन्स के रेमेडी है, हमारी मेडिसिन ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है, ऑर्गन्स को प्यूरिफाई करती है। तो डेफिनेटली आपको बताया गया है 30 डेज के बेसिक कोर्स में कि जब भी सेल बनती है तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनता है। आपको क्लियरली अंडरस्टैंड है। अब जब ये अंडरस्टैंड है तो इसका पूरा प्रोसेस इसी लेवल पर होता है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, जब आप डाइजेस्टिव प्रोसेस के फलस्वरूप आपने कल देखा था भोजन का न्यूट्रिटिव मटेरियल में चेंजेस हो चुका है, लिम्फ का प्रोडक्शन हो चुका है, यहां तक S1 का काम है। ठीक है, अब यहां इंटेस्टाइन से वो लिम्फ का एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। याद रखना, अब एब्जॉर्प्शन हो गया तो ये बॉडी में कैसे जाएगा, असेंडिंग चैनल्स। यहां पर जो लिम्फ की असेंडिंग चैनल्स होते हैं, असेंडिंग वेसल्स होती है, यहां से लेकर, आपको याद है आप लोगों ने महाशिरा का नाम सुना है भाई, महाधमनी नाम सुना है, यानी आपने एओर्टा का नाम सुना। अब महाशिरा का नाम सुना आपने, महाशिरा जिसको बोलते हैं, जो ऊपर पार्ट से आपको लेकर आती है वो कहलाती है दोस्तों सुपीरियर वेना कवा, है ना। सुपीरियर वेना कवा जो आपकी पूरी बॉडी से लेकर आती है उसे कहते हैं इंफीरियर वेना कवा। यानी आपके ये हार्ट के ऊपर से जो लेकर आ रही है सुपीरियर वेना कावा, जो हार्ट के नीचे से लेकर आ रही है इंफीरियर वेना कावा, है ना। महाधमनी, महाशिरा, ये महाधमनी, ये महाशिरा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहां पर जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए वो इस इंफीरियर वेना कावा में डाल दिया जाएगा, महाशिरा में डाल दिया जाएगा, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहां 2 चीजें आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगी दोस्तों। क्या 2 चीजें क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगी, वो 2 चीजें ये क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ती है दोस्तों कि यहां पर जो पर्टिकुलरली आप किसी भी चैनल को समझते हो तो आपकी बॉडी से यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जो यहां से इंटेस्टाइन से शुरू हुई है और यहां पर लिम्फेटिक चैनल को लाकर न्यूट्रिशन को यहां से हार्ट में भेज रही है और हार्ट के सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये प्रोसेस होती है ना। तो याद रखना, जब यहां से इंटेस्टाइन से लिम्फ का एब्जॉर्प्शन होकर महाशिरा में यदि इंफीरियर वेना कवा या आपके पर्टिकुलर हार्ट रीजन में पहुंच गया, जहां से दोस्तों लिम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है,
और कुछ वापस इसके पास इसके स्वयं के काम के लिए वहां पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों। अर्थात यहां पर हमने ये देखा कि यहां पर जितने भी ऑर्गन्स है जो लिम्फ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बहुत सारी ग्लैंड्स है जो भी लिम्फ का प्रोडक्शन कर रही है। आप ओवरी के लेवल पर चले जाओ, है ना, एग्स, ठीक है, स्किन की ग्लैंड्स देख लो आप, स्वीट ग्लैंड्स, सीबेसियस ग्लैंड देख लो। अर्थात बॉडी में उपस्थित बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इनके कारण न्यूट्रिशन या एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। इसलिए याद रखना, यदि यहां मेटाबॉलिक, अब देखो पसीना में बदबू आ रही तो आपको पता होना चाहिए स्वीट में कभी बैक्टीरिया नहीं होता, पसीने में कभी बैक्टीरिया नहीं होता। लेकिन यदि आप नहा ही नहीं रहे हो, धूल जमा है, पुराने कपड़े पहन रहे हो, जब वहां पर आप ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हो जहां बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इंफेक्शन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। अर्थात बॉडी में उपस्थित सभी ग्लैंड्स और सभी लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर शामिल होते हैं। अगर इनमें कोई फंक्शनल डिफेक्ट हुआ, आपको डिसीज कॉज हो जाएगी। इसीलिए याद रखना, डाइजेशन के पश्चात जो भी लिम्फ आपके बॉडी में प्राप्त हो रहा है, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है दोस्तों, तब जब आप हेल्दी स्टेट में रहते हैं। यदि आप हेल्दी स्टेट में हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा ये पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है ना। जब शरीर हेल्दी स्टेट में रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई लिम्फ होगा या लिम्फ कमजोर हो जाएगा, लिम्फ वीक हो जाएगा, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में बहुत सारी डिसीजेस डेवलप हो जाएगी, है ना। और ये कारण है एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक डिसीजेस डेवलप होती है। इसीलिए मेटी जी ने कहा ब्लड एंड लिम्फ का वाइटेशन होना ही डिसीज का कारण, यानी आपकी बॉडी में ब्लड और लिम्फ अफेक्टेड हुआ तभी आप डिसीज से ग्रस्त होंगे दोस्तों। इस चीज को विशेष तौर से आपके टेबल प्रैक्टिस में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर हम स्क्रोफुलोसा ग्रुप की मेडिसिन का उपयोग करके आप हर प्रकार की कंडीशन को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा, कल आपको याद हो तो मैंने प्रोटोकॉल बताया था S2L1B। अब आप समझे, ये ऑर्गन्स है तो S2S से जिस ऑर्गन पे काम करती है, जो ग्लैंडुलर होता है, जो किसी भी लेवल पर काम करता है, उन तमाम ऑर्गन पर S2L1 का रोल है। अगर आपने बी लगा दिया, यहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, अर्थात ब्लड और लिम्फ दोनों मिलकर इस ऑर्गन को पोषित कर रहे हैं, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये देखना है, जब आप पूरी मेडिसिन को समझ जाएंगे तब आपको समझेंगे भाई यहां पर रोग होगा तो दो तरह से होगा, या तो ब्लड ज्यादा हो गया, या ब्लड दूषित हो गया, लिम्फ दूषित नहीं हुआ, या लिम्फ दूषित हो गया, ब्लड दूषित नहीं हुआ, है ना। या फिर ये इसको दूसरे शब्दों में समझ लें कि यहां पर ब्लड का वाइटेशन ज्यादा हुआ लिम्फ के बजाय। अब ब्लड का वाइटेशन ज्यादा हुआ तो मेडिसिन, याद रखना, आपने ज्यादा हुआ मतलब हाइपर है, तो वहां पर मेडिसिन आपने D6 दी, ठीक है। अगर कम हुआ, लिम्फ का ज्यादा हुआ, तो इसे आपको D4 देना पड़ेगा। लेकिन अगर लिम्फ से जुड़ा हुआ है ना, तो यहां पर भी आपको D6 का प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। अर्थात यहां पर L1B को D6 में तब लीजिएगा जब ब्लड और लिम्फ ज्यादा होते हैं, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, कम है, ब्लड और लिम्फ ही नहीं, एनीमिक कंडीशन है, क्या करोगे आप? क्या नेगेटिव से ठीक करोगे? बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट मैटर होता है। यहां पर ये समझाने का मतलब है कि ब्लड और लिम्फ का वाइटेशन हो रहा है, डिसीज डेवलप हो रही है, तो उसमें रोल आपको यहां पर नजर आ रहा है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसा केस आएगा, स्क्रोफुलोसा ग्रुप की मेडिसिन सबसे पहले, पहला प्रोटोकॉल आपको सिलेक्शन करने का तरीका होता है, अगर कोई ऑर्गन का फंक्शन गड़बड़ हुआ तो पहला आपको स्क्रोफुलोसा मेडिसिन को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला गुरु मंत्र यही आपको दे रहा हूं कि कोई भी ऑर्गन, जब हम मेडिसिन पूरी पढ़ लेंगे ना फर्स्ट टाइम, तब आपसे पूछूंगा मैं कि मेरी बात आपको समझ में आई, कि कोई भी ऑर्गन यदि अफेक्टेड, मान लो आपका हार्ट अफेक्टेड हुआ, कौन सी मेडिसिन, है ना, यही चीज समझने की जरूरत है। जब हार्ट अफेक्टेड हुआ तो याद रखिएगा S1A3L1 सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में आपके सामने आएगा, है ना। लेकिन कंडक्टिंग सिस्टम खराब हुआ तो F1 भी ऐड करना पड़ेगा, W भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि एंटी स्क्रोफुलोसा ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स की डिसीज के लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन ब्लड के लिए अगर हम मानेंगे तो मेनली एंजाइटी को है,
यहां पर हम लिम्फ की बात कर रहे हैं तो लिम्फ के लिए स्क्रोफ्लोसो की मेडिसिन जो होती है, सारी की सारी मेडिसिन S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 स्लाश सिंथेसिस, ये सब के सब यहां पर काम करती है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, वेसल्स के डिसीजेस कहीं पर भी डेवलप हो रही हो, वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट के लेवल पर होती है। अर्थात मैं जो हूं लिम्फेटिक डोमिनेंट हूं, है ना, मैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट हूं। अगर मुझे कोई भी डिसीज डेवलप हो रही है, मुझे S1 से ट्रीटमेंट का शुरुआत करना है। S1 फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में S2, थर्ड स्टेज में S3, फोर्थ स्टेज में S4 और फिफ्थ स्टेज में S5। उसके बाद सारी ऑर्गन्स की रेमेडी, सभी ऑर्गन की रेमेडी है। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज कैसा डेवलप होती है, कैंसरस ग्रुप में पूरा क्लियर करूंगा, है ना। याद रखना, S6 किडनी पे काम करती है, S10 ब्रेन पर और आपके इंटेस्टाइन पे काम करती है, S11 वेगस नर्व पे काम करती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करती है, डायबिटीज की खास मेडिसिन है, ठीक है। S12 आइज पे काम करती है, S13 डॉक्टर प्रभाकर सर द्वारा जिन्होंने डायडम लिखी है उनके द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है, जो स्पेशल डायबिटीज पर आपके पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीने में, उनकी बुक की स्टडी के आधार पर बता रहा हूं, पूरे 9 महीने में प्रेगनेंसी के लेवल पर आप देंगे, बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ बॉडी के लेवल पर बच्चों में देखने को मिलती है दोस्तों, है ना। ये चीजें साइकोलॉजिकल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप जो प्रैक्टिकल करेंगे तब आपके सामने आएगी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब मेटी जी ने ये मेडिसिन बनाई थी तो मेटी जी ने यही सोचा था कि इसकी एक्शन क्या है। जब उन्होंने देखा कि ये एंटीडोट है, यानी हर जगह किसी भी रिएक्शन का एंटीडोट होती है, सोरियक यानी कि स्किन से रिलेटेड, हर्पेटिक यानी वायरस से रिलेटेड, और किसी भी लेवल पर जितने भी स्क्रोफ्लस प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी जहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट हो जाता है दोस्तों, उस जगह पर अपना रोल अदा करती है दोस्तों। यानी यहां पर अगर मान लो कोई पेशेंट सीरियस वीकनेस में आ गया, उसको पहले ही ओल्ड एज में यानी प्री मेच्योर ओल्ड एज डेवलप हो रही है दोस्तों, है ना, इस रेमेडी के एक्शन के द्वारा उसके शरीर में जितने लंबे समय तक डिसीज मौजूद होगी ना, वो बहुत आसानी से ब्लड और लिम्फ के प्यूरिफाई होने के कारण धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। बस सब्र का फल चाहिए। मेटी जी जब आपने बुक में लिखे थे, ग्लिडन सर बुक में लिखे थे, एनएल सिन्हा जी बुक में लिखे थे, मिश्र सर लिखे थे, डायडम में लिखा हुआ है, हर बुक में लिखा हुआ है 10 में से 9 डिसीज केवल और केवल इन मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाती है, ठीक है। S1 के द्वारा ठीक हो जाती है, S5 के द्वारा ठीक हो जाती है। इसलिए आप ये कह सकते हो दोस्तों, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की जो मेडिसिन होती है वो डिसीज को प्रिवेंट करती है ना। कोई भी डिसीज अगर आपको लग रहा है, अभी कोरोना चला था तो लोगों ने केवल S1 S10 और स्लास लिया, उनको कुछ भी नहीं हुआ, है ना। याद रखना दोस्तों, ये एक ऐसा वातावरण बना देती है वहां पर जहां पर ये डिसीज जनरेट करने की क्षमता होती है ना, वही खत्म कर देती है। यानी झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, दोनों काम एक साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए ये ऑर्गन पर इफेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। जितने भी बाहरी फंक्शन जो एसिमिलेटिंग करने के लिए अंदर आते हैं, मतलब आपने जो भी खाना खाया उसको पचाना, जैसे गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, है ना, ग्लैंडुलर, जो अपीयरेंसेस होता है, जो उनका फंक्शन होता है, उसके साथ एक खड़ी हो जाती है। हाँ, मैं देखती हूँ आपको क्या कमी आ रही है, आपके कार्यक्रम को कैसे स्टिमुलेट करना चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पर प्रोवाइड करा देती है दोस्तों, है ना। इसीलिए दोस्तों, ये सेकेंडरीली, ये प्राइमरी फंक्शन हुआ स्टिमुलेट करने का, लेकिन जब सेकेंडरीली आप देखते हो दोस्तों, तो याद रखना ये भूख बढ़ाने का काम करती है ना। ऑर्गन और टिश्यूज, है ना, ऑर्गन और टिश्यूज, जैसे मैंने कल बताया था, ऑर्गन और टिश्यूज दोनों को इंटरकनेक्ट करके वहां पर उनके फंक्शन को बढ़ाती है, अर्थात इंटीरियर एसिमुलेशन का कार्य करती है, उनके वर्क को बढ़ाती है, और अंत में सभी जगह पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं आपके बॉडी में, कितने भी संस्थान है, जितने भी सिस्टम है दोस्तों, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन करती है। अर्थात हर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, इन सारे ऑर्गन्स को मेनली आपको पता है कि इन ऑर्गन को न्यूट्रिशन के बिहाफ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आता है ना, उसके बाद में वहां पर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फंक्शंस होती है उसको इन्फ्लुएंस करके उनको ठीक करने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शनल काम है, और जहां पर भी आपको किसी भी जगह पर फंक्शनल प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपको स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन का उपयोग करना है, ठीक है।
ये पूरा कंक्लूजिटरी पार्ट है स्क्रोफलोसो ग्रुप के सिस्टम का। यदि आपने इस पार्ट को समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रुप में अभी मौजूद 126% में से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। 101%। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हमारी पहली मेडिसिन नक्सवोमिका। यानी अगर आप स्क्रोफलोसो ग्रुप को देख रहे हो, होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में यही बेसिक डिफरेंट है। होम्योपैथ में नक्सवोमिका को सिंगल प्लांट के रूप में देखा जाता है, अर्थात होम्योपैथ कहता है कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसमें इंडिविजुअलिटी नहीं, 100% इंडिविजुअल है, अर्थात जरूरी नहीं कि नक्सवोमिका हर किसी में काम करेगा। यानी सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटा, अगर वो पेशेंट नक्सवोमिका के सिम्टम को लेकर आया है तो ही ठीक होगा, है ना। लेकिन मैटी जी ने इसको मोर एडवांस बना दिया। मोर एडवांस इन द सेंस कि उन्होंने इसको इतना चेंज कर दिया कि नक्सवोमिका की पूरी स्टडी करी, स्टडी करने के बाद उसको बेसिकली समझा, और बेसिकली समझने के बाद में उन्होंने अपने आप को इस लेवल पर लेकर आए कि ये नक्सवोमिका अगर बहुत सारे प्लांट्स के साथ कंबाइन कर दिया गया तो कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटा, अर्थात हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स रूप में बनी हुई है तो डिसीज भी कॉम्प्लेक्स होगी। आप कह रहे हो ना आजकल मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, ये सिम्टम सब लेकर आ रहा है। आपको 10 प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं, 2 से 3 प्रोटोकॉल में आप मल्टीपल डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हो दोस्तों। वो कैसे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर आपने जब स्क्रोफलोसो ग्रुप 1 मेडिसिन को देखा दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर क्या आता है, फार्मासिस्ट जो होते हैं वो कितनी मेडिसिन में क्या मिलाते हैं ये नहीं बताते, इसलिए मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कौन कितने पार्ट मिला रहा है ना। हमें केवल, क्योंकि आप और मैं नहीं बनाने वाले, है ना, बनाने वाले फार्मेसी, हम यूज करने वाले हैं, तो मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कौन से प्लांट है, नो उनका नाम क्या है, और उनका डिस्क्रिप्शन एक एक करके हम पढ़ते हैं, देन फिर S1 का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली मेडिसिन कॉकलेरिया ऑफिसिनेलिस, ठीक है, इसको स्कर्वी ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी मेडिसिन हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, है ना, गोल्डन सील या येलो रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कैंसर की टॉप मोस्ट रेमेडी है दोस्तों, स्टमक कैंसर और इंटेस्टाइनल कैंसर के लेवल पर, गायनिक रीजन पर सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप जो मैट्रिकेरिया केमोमिला की बात करते हो दोस्तों, ये जर्मन कैमोमिल के नाम से जाना जाता है। जब भी कभी बच्चा जिद्दी करता है, बहुत ज्यादा जिद्दी करता है, चिड़चिड़ापन करता है, उसकी खास रेमेडी है दोस्तों, है ना। याद रखना, नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस, वाटर क्रेस, ये यहां पर चौथा प्लांट होता है। पांचवा प्लांट होता है स्क्रोफलोसो नोडोसा, फिगवर्ड या दोस्तों बॉटनी रोज के नाम से जाना जाता है। अब जिसे नाम है स्क्रोफलोसो नोडोसा, आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई नोड्स बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, है ना, S1 इज टॉप मोस्ट रेमेडी, बिकॉज स्क्रोफलोसो नोडोसा और हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस दो मेडिसिन इस S1 में मिली हुई है जो दोनों कैंसर पे काम करती है, कैंसर के गठान को गलाने का काम करती है। याद रखिएगा दोस्तों, स्मैलेक्स मेडिका, जिसको आप सारसा प्रीला कहते हो, अब सारसा प्रीला का गुण होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पर, यानी S1 में मेटी जी ने ऐसे प्लांट्स मिलाए हैं जो बॉडी के न केवल ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहे हैं, इवन उसको एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा था कौन से ऑर्गन लिम्फ को बना रहा है, कौन उसका यूज कर रहा है, और कौन उसको वहां पर एक्सक्रीट कर रहा है, ये सारा का सारा लोड आपको यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टुसिलिगो फरफेरा, है ना, ये टुसिलिगो फरफेरा जिसको आप कॉर्स फूड कहते हो दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना। और वेरोनिका ऑफिसिनेलिस जिसको स्पीड वेल कहते हैं, ये आठवां प्लांट है, और जो मेन प्लांट है जिसकी तरह से S1 काम करता है वो है स्टिकनक्स नक्सवोमिका, वॉमिटिंग नट। इतना बेहतरीन और इतना डैमेजिंग ये केमिकल होता है इसमें दोस्तों, इसके बीज में अगर आपने इसको चबा लिया या खा लिया तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, इतना डेंजरस है, तो फिर इसको इसमें कैसे शामिल किया गया, है ना। होम्योपैथ में तो कभी नक्सवोमिका का मदर टिंचर दिया ही नहीं जाता है, अगर देते हैं तो पेशेंट मर जाता है ना। इतना डेंजरस पॉइजनस होता है दोस्तों, बहुत ही सीवियर एल्कलॉइड्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में तो इसको मास्टर रेमेडी कहा गया। डेली कहा जाता है कि D3 में S1 या D4 में आप S1 के ग्लोबुल्स बना लो और उसको रेगुलर बिफोर मील आफ्टर मील चलाया करो आप, है ना। आप देखो और पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम छोड़िए, हम बात करते हैं नक्सवोमिका के फिलॉसफी की तरफ। अगर आप
नक्स ओमेगा के फिलॉसफी को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इसको सुनिएगा, एक बार सुनिएगा, दो बार सुनिएगा, आपको पूरी क्लियरेंस में बता दूंगा। नक्स ओमेगा कुचिला पॉइजन नट के नाम से जाना जाता है। आपको लोगों को अगर आपको याद हो, आयुर्वेदिक शास्त्र इसको कुचिला कहता है ना। ये लोगिनेसी फैमिली का मेंबर होता है ना। नक्स ओमेगा दोस्तों एक पूर्णवर्ती वृक्ष होता है ना। भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। उड़ीसा चले जाओ, बिहार चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आपको हर एरिया में, हर गांव में आपको मिल जाएगा। पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना। एक सामान्य साइज का वृक्ष होता है दोस्तों, है ना। इसका जो तना होता है ना, बहुत ही वुडी और चिकना होता है। इसकी जो ब्रांचेस होती है बहुत अनियमित होती है। इसके लिप अपोजिट पेयर में होते हैं दोस्तों, है ना। शेप आप जब देखोगे 4 इंच लंबा होता है। इसका जो फूल होता है दोस्तों बहुत ही छोटा, है ना, एकदम पेल ग्रीन कलर का होता है, फनल शेप्ड होता है ना। ठंड के मौसम में ज्यादातर खिलता है दोस्तों, और बहुत दुर्गंधित होता है, याद रखना। फल एप्पल शेप में, मैंने आपको कल डायग्रामेटिक शो किया था, है ना, स्मूथ और कड़ा होता है। प्रत्येक फल में 5 बीज होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 5 बीज। बीज एकदम गोल और बीच में बिल्कुल चपटा होता है, और यही बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। इसके जो बीज होता है बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है दोस्तों, है ना। और याद रखिएगा, इसी पॉइजनस सीड्स का उपयोग किया जाता है मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए, है ना, याद रखिएगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बुक बताना चाहता हूं, रोजाना एक बुक बताऊंगा मैं। मेरी जो थ्योरी कहती है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी को समझ लो, इलेक्ट्रोमैथ ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। उसमें दूसरी बुक आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये हिंदी में है ना, एक डॉक्टर्स के लिए बुलाई है मैंने। ये है आपकी मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो लोग हिंदी में बुलाना चाहते हैं हिंदी में बुला लें, जो लोग इंग्लिश में बुलाना चाहते हैं इंग्लिश में बुला लें। अमेजोन पे मिलती है, आप बुला सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, ये वो साइंस है जिसको लेकर आप अगर इलेक्ट्रोमैथ के इन प्लांट्स को समझोगे तो कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। इसकी फोटोग्राफ्स में डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्स ओमिका का अगर आप प्रॉपर्टी देखते हो, पहले मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, उसके बाद पूरा डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। याद रखना, जब नक्स ओमेगा का प्रॉपर्टी देखते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा ऐसा कोई सा क्षेत्र या मेडिकल साइंस नहीं जो नक्स ओमेगा का उपयोग नहीं करता, है ना। याद रखना दोस्तों, इसका उपयोग ज्यादातर जो होता है क्योंकि इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को घबराहट हो रही है, किसी व्यक्ति को बेचैनी हो रही है, किसी व्यक्ति को रेस्टलेसनेस हो रही है, किसी को पूरी बॉडी में स्पाज्म आ रहा है, पेन हो रहा है ना, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट अचानक बढ़ गए, याद रखना ये वो साइन बता रहा हूं जो S1 को यूनिवर्सल रेमेडी के लेवल पर लेकर जाता है। अर्थात कहीं पर भी दे दो, 10 में से 9 डिसीज केवल S1 ठीक करता है। याद रखना दोस्तों, अचानक किसी को वॉमिटिंग हो रहा, किसी को लूज मोशन हो रहा, है ना, इसको टिटनेस जैसे अकड़ान आ रही पूरी बॉडी में, याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये मेडिसिन टॉप क्लास काम करती है। आप ऐसे तमाम पेशेंट को नक्स ओमेगा दे दीजिए, ठीक है, तुरंत पेशेंट ठीक हो जाता है। कैसे करोगे? S1 की ग्लोबल्स अगर आपके पास तैयार है तो ग्लोबल्स, अगर S1 आपका D3 या D4 में तैयार है, आप कुछ मत करिए, 10 ग्लोबल्स एक गिलास गुनगुने पानी में MMP घोल दीजिए, एक एक चम्मच सिप सिप पीने को कहिए। वो गिलास खत्म होते होते पेशेंट ठीक हो जाता है। आप करके देखिएगा, एक गिलास पानी में 4 से 5 ड्रॉप S1 के डाल दीजिए और पेशेंट को एक एक चम्मच पीने को दे दीजिए, खोल के एक एक चम्मच पीने को दीजिए। 10 से 15 मिनट में उसको सिप बाय सिप लेने को कहिए, पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाता है दोस्तों। ये बेसिक साइंस है, आप करेंगे तो। अगर मान लो किसी को बिच्छू ने काटा तो क्या करोगे, है ना, आप यही करना। किसी को बिच्छू ने काटा, आगे बताऊंगा पूरी चिकित्सा, लेकिन सबसे पहला ध्येय बता रहा हूं, यदि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का टॉक्सिसिटी डेवलप हो रहा है, चाहे वो बिच्छू काटने या किसी भी चीज से हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है, घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस, जो मैंने अभी सिम्टम बताया, एक गिलास पानी में डालकर आप पिला दीजिए, आपका पेशेंट रिकवरी के 10 मिनट के अंदर रिकवर हो जाएगा। अगर उसको पॉइजन ज्यादा है तो वॉमिटिंग होगा या दस्त होगा, 2-4 वॉमिटिंग, 2-4 दस्त होकर पूरा साफ, बार बार की झंझट खत्म। इतनी ब्रिलियंट मेडिसिन है दोस्तों, है ना। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज टू गिव, गिव द नक्स ओमेगा। आपको अगर ऐसा लगता है यार मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कुछ नहीं, S1 दे दो आप, बिकॉज नक्स ओमेगा का रूल है।
है ना। याद रखना, नक्स भूमिका को अगर इसेंस के रूप में दोगे तो पॉइजन है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मात्रा के रूप में देते हो ना दोस्तों, ये एक प्रकार से अमृत बन जाता है, जैसे विष का होता है ना। ये भूख को बढ़ा देता है, आपके पावर को बढ़ा देता है, सेक्स पावर बढ़ाता है। याद रखना दोस्तों, आपका पावर बढ़ाएगा, सेक्स पावर बढ़ाएगा, ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन बढ़ाता है, इसलिए बढ़ाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था S1A1RE या S1A3RE, ये दो चीज अलग अलग है। अगर आप इसको D4 में देंगे, दोनों चीज अलग अलग करेंगे आप, दोनों चीज। यहां पर आप हार्ट के राइट साइड में चूंकि काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की उपस्थिति पूरी बॉडी में बढ़ा दे। लेकिन अगर S1A3 का उपयोग करते हो तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हार्ट का रिदमिक कैपेसिटी को मेंटेन करके पूरी बॉडी के लेवल पर काम करोगे। ये केवल राइट साइड पर, ये पूरी बॉडी पे। अब आपको यहां पर निश्चित करना है कि एनर्जी किस रूप में देना है, केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ाकर या फिर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों को बैलेंस करके पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कराकर, ये आपको यहां पर डिपेंड करता है ना। इसलिए प्रोटोकॉल ऐसा समझिए आप, ठीक है। आप आजकल देख रहे हो, है ना, ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं जो घर पे खाता है ना। याद रखना दोस्तों, ऐसे रोगी जो पहचान देखिए आप, लिम्फेटिक टेम्परामेंट की पहचान बता रहा हूं। जो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, मैं उदाहरण हूं दोस्तों, क्योंकि कई लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब यार कल ज्वाइन किया, आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी प्रोसीजर है, बहुत आसानी से ज्वाइन होता है ना। याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े होता है, क्रोधी होते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं, मैं तो करता नहीं हूं लेकिन कैरेक्टर है मेरे में, है ना। कोई काम नहीं करता, है ना, काम कोई नहीं करता हो, लेकिन उसको सब चाहिए। याद रखना, ऐसे व्यक्ति प्योरली नक्स भूमिका के पेशेंट होते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, खूब घी तेल मिर्च मसाला, चाय तंबाकू कॉफी, बहुत आराम की जीवन जीते हैं, और उनको ज्यादातर कब्ज, कभी पतला दस्त, कभी पेशाब की इच्छा होती है, पेशाब नहीं होता, है ना। महिलाओं में देखो, एमसी जल्दी जल्दी होती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होती है और बहुत दिनों तक लंबी रहती है। ल्यूकोरिया, जब उनको सफेद पानी होता है ना, बहुत गाढ़ा बदबूदार, बलगम, आप जब कफ निकालते हो बहुत ही बदबूदार, है ना। इवन पेशाब और पसीने में भी बदबू आता है। ये कब आएगा? जब आप आपकी शारीरिक क्षमता को डिस्टर्ब करते हो, है ना। इसलिए याद रखना, ऐसे तमाम लिम्फेटिक पेशेंट में जब आप वहां पर बॉडी को टच करते हो ना, फर्स्ट डायग्नोसिस का पॉइंट कर रहा हूं, जैसे आप टच करते हो रेडियल आर्टरी रेडियल नर्व के लेवल पर, तो याद रखना दोस्तों, थर्मामीटर से नापने पर आपको बॉडी में हीट महसूस होती है ना। ऐसे तमाम व्यक्ति का पेट बड़ा हुआ होता है, फूला हुआ रहता है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम रहता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन रहता है ना। याद रखना, ऐसे पेशेंट नेगेटिव होते हैं, इसीलिए आप पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए, D4, है ना। याद रखना, पेट में जब लगातार दर्द बताएगा, खाना पचता ही नहीं है ना। हिचकी आती है तो अधिक दिनों तक हिचकी चला करती है, मेन मेडिसिन नक्स भूमिका S1 है दोस्तों, है ना। कई बार ऐसे पेशेंट में लीवर का बढ़ना हो जाता है, हिपेटोमेगली हो जाता है, दबाने से भी दर्द होता है ना। ऐसे रोगी लगातार जब आपके पास आते हैं तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि भाई मेरा पेट साफ नहीं होता, इसलिए मैं चूर्ण तो लंबे समय से लेता आ रहा हूं, है ना। मुझे तो लंबे समय से यहाँ पर लेने की आदत है, मैं बहुत सारा चूर्ण लेता हूं, तब जाकर मुझे यहाँ पर संडास होता है। याद रखना दोस्तों, है ना, जुलाब लगातार खाते रहते हैं। और ऐसे लिए ऐसे पेशेंट जब आते हैं जिनको हाइटस हर्निया होता है, अम्बिलिकल हर्निया होता है, या इंग्वाइनल, सभी तरह के हर्निया में बहुत ज्यादा पावरफुल काम है नक्स भूमिका का। यानी मैं आपको आज की तारीख में हर्निया का प्रोटोकॉल बता रहा हूं, याद रखिएगा। S1 1000 10 ड्रॉप डेली मॉर्निंग, लेफ्ट साइड ऑफ हर्निया, पूछने की जरूरत नहीं, इट इज वन ऑफ द लीजेंड मेडिसिन जो लेफ्ट साइड हर्निया के लेवल को कवर करती है। तो राइट साइड में S2 होगा, हमने लाइकोपोडियम के लेवल पर भी देखा था। याद रखना, ये प्रोटोकॉल बताने की शुरुआत हो चुकी है, पूछने की जरूरत नहीं है। आपको मैं क्लासिकल प्रोटोकॉल बता रहा हूं, जो हमारे सारे सीनियर डॉक्टरों ने, हमने सबने मिलकर निकाला है ना। कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट लगातार रेस्पिरेटरी ट्रैक से, अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इंफ्लेमेशन सदा उसको मिलेगी, है ना।
कफ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, खांसी आएगी, खांसी में बहुत ज्यादा कफ आएगा, बहुत ज्यादा कई बार क्या होता है कैपिलरी बस्ट हो जाती है, ब्लड भी आ जाता है। अरे भाई आपको ब्लीडिंग की मेडिसिन देने की जरूरत नहीं, केवल S1 देने की जरूरत है, पेशेंट ठीक हो जाता है ना। कई बार होता है गोनोरिया होता है, बहुत ज्यादा पतला बदबूदार कपड़े में दांत लगने जैसा, आंखों में जलन जैसा दर्द, गले में अकड़न जैसा दर्द आपको होता रहता है ना, केवल S1 दे दो आप। कई बार लीवर में इलाजमेंट, जैसे मैंने बताया, पेट साफ नहीं हो रहा, आप जुलाब ले रहा है ना, याद रखना बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन S1। इसीलिए हमारे जितने सीनियर इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर्स हमारे गुरु लोग हैं, वो कहता है S1 बिफोर मिल दो, S10 आफ्टर मिल दो, स्लास नाइट में दो। ये 3 मेडिसिन हर पेशेंट में दो आप। यदि आपको 100% सक्सेस रेट चाहिए आपका, देखो बहुत सारे रोग ऐसे होंगे जो आप यू ठीक करेंगे, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे होंगे जो कहीं दूसरे कारणों से डेवलप हो रहे हैं, और वो कारण ना पेशेंट बता पा रहा है ना आपको पता है। लेकिन यदि आपने झाड़ू पोछा दोनों साथ में लगा दिया, अर्थात जितने जूसेस है उनको सीक्रेट कर दिया, तो जितने केमिकल्स आपके बॉडी में निकल रहे हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में, ये जूसेस वहां मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये दोनों को आपने बैलेंस कर दिया, है ना। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये मेल में अगर आप इसका उपयोग कर रहे हो, है ना, तो याद रखना, आप अगर बॉडी में S1 बिफोर मिल 10-10 गोली सुबह शाम, S10 आफ्टर मिल 10-10 गोली सुबह शाम, स्लास नाइट में 10 गोली रात को गर्म पानी से, ये 3 प्रोसेस करते हो, पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस माउथ टू एनस तक के सफाई रोज करते हो, है ना। आप आपके घर की सफाई रोज करोगे तो आप मुझे बताओ आपको कोई बीमारी होगी क्या? नहीं होगी। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग, आपका ब्लड वॉल्यूम स्ट्रांग, आपकी एज, पुराने लोग यही करते थे। आज तो आप डेली पेस्टिसाइड वाली दवाई खा रहे हो, मिक्स, आप बहुत फलाना आटा लेकर आ रहे हो, आपको मालूम है उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, आपके बॉडी को नुकसान ही करेगा केमिकल। आजकल ऐसे कौन सी चीजें जो शुद्ध है? आप बिलीव कर सकते हो किसी पे घर के अलावा? है ना, हम तो वही खा रहे हैं, होटल का खा रहे हैं, है ना। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर S1 S10 और स्लास आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चालू कर दीजिए, है ना। आप देखिएगा आपकी पूरी बॉडी कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट नहीं होता, ना रेजिस्टेंट होता, क्योंकि प्लांट बेस्ड मेडिसिन है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आप इसको डेली लेते रहिए, आपकी आयु 20 साल बढ़ जाएगी। किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ना, ऐसी छूमंतर हो जाएगी, है ना। आप करके देखिएगा। अगर मेल में इसका उपयोग कराना चाहते हो तो याद रखना, जितने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए पेशेंट आते हैं ना, इंपोर्टेंसी के पेशेंट आते हैं, पहली मेडिसिन का सिलेक्शन बता दिया S1। जब इंपॉर्टेंसी बताऊंगा तब आपको पूरा प्रोटोकॉल समझाऊंगा। पहली मेडिसिन आज की तारीख में S1। अगर आप S1 बिफोर मिल आफ्टर मिल S10 और स्लास देते हो, मैक्सिमम केसेस में इंपॉर्टेंसी दूर हो जाती है, ठीक है। इसमें जो केमिकल पाया जाता है, जो वर्क करता है, उसको बोलते हैं स्टिचनिन, है ना, ब्रूसिन। ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं दोस्तों, ये ब्रूसिन के साथ जब वहां पर मिलते हैं, 1888 में शायद इसकी खोज की गई थी दोस्तों। आप सोच लीजिए, नक्स वोमिका के साथ जो ये केमिकल्स एल्कलॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं, ये अल्कोहल में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलते। याद रख लेना, अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इसीलिए 1540 में सबसे पहले डाइजेस्टिव, कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट रेमेडी के रूप में इसका उपयोग किया गया था। यानी ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि हमारे पुराने लोग जो साइंस को बहुत कम जानते थे, वो कहते थे कि S1 डाइजेशन के रूप में काम करता है, कार्डियक स्टिमुलेंट हार्ट को मजबूत करता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है। तो आप मुझे बता दो वाइटल ऑर्गन कौन कौन से? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी और लीवर, ठीक है। ये मेजर ऑर्गन से ये सभी पे काम करता है ना। आप देखो आज की जीवन शैली क्या है दोस्तों, आप कुर्सी पे बैठ के काम करते हो। अपनी बात करूं मैं, मेरी बात करूं मैं, है ना, मैं बहुत कम फिजिकल वर्क कर पाता हूं, मेरा मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है। आप बिलीव करोगे कल मुझे 1103 कॉल आई, है ना। 1103 कॉल मैं कैसे उठाऊंगा भाई, मुझे ये बता दो आप, है ना। एक एक मिनट पे कॉल कर रहे हैं, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं। भाई आप लोगों से करते नहीं आ रहा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऑलरेडी मुझे थ्रोट की प्रॉब्लम है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ। याद रखिएगा, जब भी आप देख रहे हो कि फिजिकल वर्क आदमी कम कर रहा है, बार बार उसको पेट साफ नहीं होगा, बार बार सोच के लिए जाना पड़ेगा, है ना। ये रोगी की पहचान है आपको कि ये आदमी आलसी है, आप तुरंत वहां पर S1 स्लास और S10 का उपयोग करना शुरू करें। आप देखो तेजी से बदलते हुए जीवन शैली है। आजकल क्या होता है, आदमी को कहो हलवा खा ले, ये ले, फ्रूट जूस पी ले, ये ले, ये खा ले, नहीं, मंचूरियन दे दो, चिली पनीर दे दो, दारू बीड़ी सिगरेट दे दो, फटाफट ले लेगा, है ना।
यही इनफर्टिलिटी का कारण बन रहा है। ठीक है, यही इनफर्टिलिटी का कारण बन रहा है, यही इंपोटेंसी का कारण बन रहा है, यही प्रीमेच्योर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन रहा है। स्पर्म की कमी इसी कारण हो रही है, यानी मोटिलिटी की कमी इसी कारण हो रही है। दोस्तों, मेडिकल सर्वे के अनुसार अगर आप देखते हो 12 से 15 मिलियन व्यक्ति हर साल इंपोटेंसी के लेवल पर जा रहे हैं, है ना। इंडियन इंडियन लेवल पर बता रहा हूं मैं, 30 वर्षों में जो एक सर्वे आया है उसके अनुसार जो स्पर्म की कमी देखने को मिल रही है, आप देख रहे हो आपके टेबल प्रैक्टिस में, है ना, उसकी जो मोटिलिटी की कमी है, मॉर्फोलॉजी की डैमेजेस है, वो इन्हीं कारण से देखने को मिल रहा है। यानी न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा है, प्री मेच्योर एजुकेशन होना, ओलिगोस्पर्मिया होना, फ्री रेडिकल्स होना, ये बहुत डेंजरस है दोस्तों। बहुत सारे यहाँ पर डेंजरस कारण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नक्स भूमिका का उपयोग अर्थात S1 का उपयोग करना है ना। इसीलिए नक्स भूमिका को अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये किसी भी प्रकार के इंपोर्टेंसी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी, यदि सर्दी खांसी कफ की बात करते हो, है ना, इंडाइजेशन की बात करते हो, बैक पेन की बात करते हो, इंसोम्निया की बात करते हो, चिड़चिड़ापन की बात करते हो, एमसी की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ रेमेडी होता है S1। ठीक है, इसके बाद आप सिलेक्ट करो C1, A1, F1, L1, RE, ये मेंसेस की तरफ जा रहा है ना। D4 में तो मेंसेस की तरफ जाएगा, थर्ड डायल्यूशन या D6 में दोगे, ये कफ कोल्ड एलर्जी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। यदि इसको न्यूट्रल करना है, आप D5 में चले जाओ, आप देखो वो प्रॉब्लम न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, D4, D5, D6, आप जितना आगे जाओगे, मैंने आपको बताया है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह से काम करता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई पेशेंट आपको आकर बोलता है कि साहब मुझे खाना खाने के बाद पेट भारी लग रहा है ना, आप जान रहे हो क्यों हो रहा है, इंडाइजेशन हुआ, और इंडाइजेशन के कारण वापस वॉमिटिंग हो रहा है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है ना, और पेशेंट को वोटिंग, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, S1 की 10 to 20 ग्लोबल्स एक गिलास गुनगुने पानी में डिजोल्व कराइए, उसको कहिए सिप सिप करके पीजिए, 10 मिनट में खाली कर गिलास। जैसे ही करेगा, या तो एक दस्त आएगा या एक वॉमिटिंग आएगा, पूरा साफ, दोबारा पेशेंट कुछ नहीं होगा, है ना, विदाउट एनी डिहाइड्रेशन काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नक्स भूमिका में बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है दोस्तों, जो फ्री रेडिकल्स को कम करने में सहायक है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होता है, ये जब सेल आप टिश्यू पढ़ेंगे सेकंड सेम में, तब आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। फ्री रेडिकल्स एक प्रकार से दोस्तों ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी को डैमेज करता है ना, कैंसर तक डेवलप कर देता है। ठीक है, याद रखना, जब आप नक्स भूमिका की बात करते हो तो कंक्लूजरी पार्ट जो होता है, मेन इनफर्टिलिटी के लेवल पर चले जाओ, इंपोटेंसी के लेवल पर चले जाओ, एलर्जी के लेवल पर चले जाओ, कफ के लेवल पर चले जाओ, कोल्ड के लेवल पर चले जाओ, फ्लू के लेवल पर चले जाओ, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेशन, बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, वोमिटिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, आपका बैक पेन। ठीक है, आप इंसोम्निया को देख लो, आप माइग्रेन का एक्साइटमेंट आपको हो रहा है, तो आप माइग्रेन तो कई कारण से होता है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मेन मेडिसिन है नक्स भूमिका। आप 100% श्योरिटी के साथ S1 S10 स्लास का प्रोटोकॉल तय कीजिए, आपका मेडिसिन 100% ओके रहेगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रिसर्च माना गया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी S1 में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए, है ना। याद रखना, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है इसका, है ना। ये स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन पे काम कर रहा है, तो इन्फ्लामेशन का साइन क्या है, नक्स भूमिका स्वेलिंग और पेन को दूर करता है। इसमें जो ब्रूसिन होता है ना, एल्कलॉइड्स, वो दर्द दूर करने का काम करता है ना। याद रखना दोस्तों, 2012 में जो रिसर्च हुआ उसके अनुसार इलेक्ट्रोमेपेड डॉक्टर्स का, तो डायबिटीज के लेवल पर दोस्तों ब्लड शुगर कंट्रोलर के रूप में जाना गया कि S1, S10 और स्लास। S1 की बात करें तो नक्स भूमिका यहाँ पर ब्लड शुगर कंट्रोलर भी है, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण शुगर आ रहा है, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर S1 S10 स्लास से दूर होगा, आपका शुगर चला जाएगा। समय तो दीजिए, है ना, जितने सालों में डेवलप हुआ उसका 1/4 पीरियड तो दीजिए, हम क्योर करके बताते हैं, है ना। याद रखना, नक्स भूमिका का उपयोग एलर्जी के लेवल पर, फीवर के लेवल पर, इंसोम्निया के लेवल पर, आपके नंबनेस ऑफ हैंड, हैंड का नंबनेस, सुन्नपन आ जाता है, लेग्स में सुन्नपन आ जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज जितने भी होते हैं, हार्ट बर्न, आजकल आपके पास सबसे कॉमन पेशेंट आता है हार्ट बर्न, S1 C15B D5, S1 C15B, मैंने कहा था ना S1 C15 का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त काम करता है, बी के साथ दे दो, है ना।
अब बी ही क्यों इस्तेमाल किया गया, जब बी बताऊंगा तब भी बताऊंगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नौसिया हो, हेडेक हो, माइग्रेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, हाई सेंसिटिविटी हो, स्ट्रेस हो, बैक पेन हो, एमसी प्रॉब्लम हो, S1 C1 A1 F1 L1 आ रही, ये जो प्रोटोकॉल है ये सब पे काम कर रहा है, बस पोटेंसी अलग ज्यादा करना है। इसको अगर सेकेंड डायलेशन में कर दो डिप्रेशन स्टेज पे काम कर लेगा, इसको D4 में कर दो मेंसेस से रिलेटेड सब प्रॉब्लम दूर कर देगा, इसको नेगेटिव कर दो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, है ना। इसीलिए ये सब पता होना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जरूरत से ज्यादा चीज होगी अजरन हो जाएगा। आपको मैं रोजाना रोजाना दूध पिलाऊंगा तो अजरन हो जाएगा आपको, है ना। तो आपको याद रखना है साइड इफेक्ट, है ना। आपको ये देखना है कि अगर मैंने S1 को जरूरत से ज्यादा, नक्स ओमेगा को जरूरत से ज्यादा दे दिया तो मुझे क्या होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप देखो नेक में स्टीफनेस हो जाती है, अर्थात जो पेशेंट लिम्फेटिक टेम्परामेंट है उसमें आपको इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेंग्वाइन टेम्परामेंट है उसमें आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। नेक की स्टीफनेस हो जाएगी, है ना, आपकी फेशियल मसल्स की स्टिफनेस, अकड़ान आना शुरू हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, बॉडी में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगा, यानी जो कैरेक्टर ठीक कर रहा है वो सब हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, आपकी बॉडी में ब्लू स्किन हो जाएगी, कन्वर्शन होने लग जाएंगे पेशेंट को, है ना। याद रखना दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है कि जब भी ऐसा हो ना, 1 लीटर में 1 ड्रॉप डालकर स्ट्रोक मारकर उसको पिला दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, याद रखना, जिनको अपना शरीर ताकतवर बनाना है उन्हें थोड़ी मात्रा में नक्स ओमिका नियमित लेना चाहिए, यानी कि S1 उनको थोड़ी मात्रा में डेली में, तो डेली के अराउंड 10 ग्लोबल सुबह शाम 1 गिलास गुनगुने पानी में डिजॉल्व करा लो, खाने के पहले S1 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे पहले डाल के उसको पीने को दे दो, 10 मिनट में गुट गुट करके पीना। भाई एक आदत बनाना पड़ेगी आपको दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो लोग अल्कोहल का उपयोग करते हैं, है ना, जितना साइड इफेक्ट उसमें डेवलप होता है S1 उसको दूर कर देता है ना। आप सोच लो, जितना नेगेटिव जाओगे उतना टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलता है ना। जितना हाई पोटेंसी बनाओगे, उतना नेगेटिव करोगे, उतना क्यूरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है मेडिसिन का, इतना ताकत है दोस्तों, है ना। और सबसे बड़ी बात है, आज के समय में आपकी बॉडी में जितने भी कैंसरस सेल्स है, हम सबको कैंसर है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होता है उस कैंसर सेल को ढूंढ के मार देता है, इसलिए हमें नहीं है। कल को हमारी वही इम्यून सेल्स अगर काम करना बंद कर देगी, हमें भी कैंसर हो जाएगा। वही रहा अपने परिवार में देखो आप, क्योंकि हम इतना पॉइजनस सब्सटेंसेस खा रहे हैं, है ना। तो ये उनको ढूंढ ढूंढ कर कैंसर सेल को समाप्त करता है, उनकी पहचान कराता है बॉडी में, ये गुण है इसमें। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो सभी प्रकार का नशा करता है दोस्तों, चाहे वो शराब पी रहा है, भांग, गांजा, चरस, अफीम, कोकिंग, तंबाकू, सिगरेट, है ना, आप किसी भी प्रकार के रोग पर आप वहां पर S1 का उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज नक्स ओमेगा सबसे टॉप क्लास रेमेडी के रूप में काम करता है। याद रख लेना दोस्तों, इसीलिए S1 में C15 में दोनों में नक्स ओमेगा को शामिल किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां नक्स ओमेगा का उपयोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इंपोर्टेंसी का नंबर 1 मेडिसिन, हार्ट और ब्लड सिम्पटम्स जितने भी सिम्टम्स है उससे रिलेटेड रोगों का नंबर 1 मेडिसिन, स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड रोगों का नंबर 1 मेडिसिन, हार्ट से रिलेटेड ब्लड की कमी या एनीमिया का नंबर 1 मेडिसिन, आई की डिसीज का नंबर 1 मेडिसिन, जितने भी नर्वस डिसऑर्डर होता है उसका नंबर 1 मेडिसिन, माइग्रेन या डिप्रेशन का नंबर 1 मेडिसिन, लंग्स की डिसीज का नंबर 1 मेडिसिन, जितने भी एपेटाइट स्टिमुलेशन कराना है नंबर 1 मेडिसिन होती है दोस्तों, जो S1 को प्रमोट करती है, नक्स ओमिका को प्रमोट करती है। उम्मीद करूंगा ये कंक्लूसिव पार्ट आपको समझ में आया। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों बॉडी के लेवल पर पार्ट। ठीक है, कि बॉडी के लेवल पर, हर ऑर्गन के लेवल पर मैं आपको मास्टर बनाना चाहता हूं दोस्तों, है ना। आप कैसे बनना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ये मैंने आपको बताया। आज आप मॉडर्न अनसिविलाइज्ड लाइफ के कारण देख रहे हो जितने भी रोग डेवलप हो रहे हैं ना, जितने भी रोग, उसमें ज्यादातर लोग आपको दोस्तों डेवलपमेंट के कारण नजर आ रहे हैं। यानी किसी भी पैथी से, किसी भी ड्रग्स का अगर कोई भी यहां पर साइड इफेक्ट हो गया तो आपके पास कोई डायरेक्ट पेशेंट थोड़ी आ रहा है ना। कोई भी डिसीज के लेवल पर है तो वो आपके पास कई कई पेशेंट से या कई डॉक्टर से गुजर कर आपके पास आता है। किसी ने कहा कि यार वो डॉक्टर के पास जा, तुझे इतनी दवाइयां खा ली है, उसके साइड इफेक्ट से तू परेशान है, अब वहां चले जा। ये इलेक्ट्रोमेट डॉक्टर है, वो मीठी गोलियां या मीठा पानी देते हैं, पता नहीं क्या देते हैं पानी में यार, ठीक हो जाता है, तब आपके पास आता है ना। चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, आप देखेंगे दोनों रूप में इफेक्टिवली काम करता है ना।
याद रखना दोस्तों, जब आप यहाँ पर क्रूड इसेंस की बात करते हैं तो क्रूड ट्यूब में ये बहुत ज्यादा बाइटर होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। मैंने आपको 30 डेज बेस्ट क्लास में बताया है कि इसमें पॉइजनस, इरिटेटिव और स्टिमुलेटरी 3 इफेक्ट आते हैं, है ना। क्रूड इसेंस जो होता है वो पॉइजनस होता है, ज्यादा नहीं देना, जिनको पता है वही देना, है ना। D2 D3 का लेवल पर आपको नजर आता। मैंने आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कहा था, एक्यूट डिसीज में D1 D2 D3, क्रॉनिक स्टेज में आपका D3 सॉरी D4 D5 D6, ये क्रॉनिक डिसीज में। डिस्ट्रक्टिव डिजेनरेटिव डिसीज जिसमें कैंसर भी शामिल है D7 D8 D9, और लास्ट में बचता है D10, है ना। आप ज्यादातर D7 D8 D9 का प्रयोग करते हैं जब क्रॉनिक कैंसरस डिसीज होती है, लेकिन याद रखिएगा आपको ऑर्गन्स को अगर न्यूट्रिशन देना है तो आपको D1 D2 D3, यदि वहां पर सब क्रॉनिक डिसीज को उखाड़ के बाहर निकालना है D5 D6, आपको D4 D5 D6 का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। इसीलिए स्पेसिफिक थ्योरी को लाया गया, और स्पेसिफिक थ्योरी के अंतर्गत आपको जो भी स्पेसिफिक एसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है या तो वो D3 है या वो D4 है ना, और वही मार्केट में आपको दिया जा रहा है, आप वही उपयोग कर रहे हो। इतनी बूंद डाल दो ऐसा, लेकिन साइंटिफिक वैल्यूएशन करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। याद रखना, जब आप गवर्नमेंट के सामने जाएंगे तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि आप ये इतनी इतनी बूंद डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है ना, इसका साइंटिफिक व्यू क्या है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप स्टेप बाय स्टेप डाइल्यूशन बनाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं, 1/9 से आप फॉलो करते हो तो 1/9 का 10th डाइल्यूशन यानी D10 तक आपके पास बना होना चाहिए। D4 D5 कोई भी पेशेंट आया, आपको S1 C1 A1 F1 L1 RE D4 में देना है, सबका इक्वल क्वांटिटी में मिला लो, दे दो पेशेंट को, फटाफट 10 मिनट में पेशेंट बाहर हो जाना चाहिए आपके क्लिनिक से। आपके हाथ ऐसे चलने लगेंगे अगर आपके पास तैयार है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, आप जब डिसीज देखते हो तो एज के अनुसार, सेक्स के अनुसार, उसके टेम्परामेंट के अनुसार सब पे आपको ये मेडिसिन काम करती नजर आती, लेकिन डोजोलॉजी आपको आपके पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। कोई भी टीचर ने आकर बता दिया D6 देना जरूरी नहीं, D6 लागू होता, ये आपके गट्स पे डिपेंड करेगा, आप कितना नॉलेज सीख कर आए हो, है ना। आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपके पेशेंट के फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बाइंडिंग आपने कितनी सीखी है ना। याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर आप वहां पर सीखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार देखो, मैंने अपने दम पर ये पेशेंट ही किया, वो कॉन्फिडेंट बढ़ता है ना। याद रखना, मैंने जो प्रैक्टिकल किया, मेरा जो अनुभव है नक्स ओमिका का, मैंने स्पाइनल कॉर्ड पर, मोटर और सेंसरी सेंटर पर, ब्रेन पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर, पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, पूरे जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम पर अपना प्रभाव देखा है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि मेटी जी ने इसको S1 में इसीलिए शामिल किया है ना, क्योंकि इसका मल्टीपल डिसऑर्डर पे वर्क होता है। आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर क्या चले जाइए, उससे पूछे आपके पास एक मेडिसिन बताओ जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो बोलेगा नक्स ओमिका, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में नक्स ओमिका जान है, सबसे बड़ी जान है S1, है ना। इसीलिए आप ये मत डरिए कि किसी को, हाँ बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाले को S1 दिया, चक्कर आना शुरू हो जाएगा उसको, याद रख लीजिएगा इस बात को, है ना। वहां पर सेंग्वाइन टेम्परामेंट में इसके अपोजिट S2 देना पड़ेगा या S5 देना पड़ेगा, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, जो क्लिनिकली आपने देखा, तो मैंने अभी कंक्लूसिव पार्ट में आपको बताया अल्कोहलिज्म पर, एंगर इफेक्ट्स ऑफ, अर्थात आपको जो क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही, स्ट्रेस हो रहा, डिप्रेशन हो रहा, कुछ लोग गाली गलौज करके बोलकर हल्के हो जाते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता। लेकिन जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं, है ना, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, वो सोचा ही करते हैं, गुस्सा ही करा करते हैं, वो इरिटेबिलिटी के लेवल पर आते हैं, उनमें एंगर का इफेक्ट डेवलप होता है, क्रोध का इफेक्ट जो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन के लेवल पर होता है। आप देखो, भ्रमी हो जाती है, एपोप्लेक्सी हो जाता है ना। इसीलिए ये सारे करेक्टर आपको नजर आएंगे। आप देखो, अस्थमा डेवलप हो रहा है, एलर्जिस नोज में आए, धीरे धीरे एलर्जिस ट्रेकिया में चले गए, थ्रॉट में चले गए, धीरे धीरे लंग्स में आए, एकाएक लंग्स में नहीं चला जाएगा, यहां से एलर्जी शुरू हुई, धीरे 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 जंप करके लंग्स में गई। अब आप पे गट्स है, आप इसको ठीक करना चाहते हो या यहां से ठीक करना चाहते हो। अब जैसे गई यहां से यहां तक, तो यहां से वापस आपको बाहर निकालना है, तो ये आपको आना चाहिए दोस्तों, है ना। बीले अटैक होता है किसी को, ब्लैडर अफेक्शन आप, यानी यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर, इसका अफेक्शन हो गया, स्टोन हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है ना। याद रखना, ब्रोंकाइटिस ट्रबल्स आप देख लो,
आपको ये भी आपको बताना, जो ब्रोंकियल्स होते हैं यहाँ पर आप सीओपीडी में देखते हो कि ऑक्सीजन अच्छे से जा रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पा रही है, ये प्रॉब्लम क्लियर हो रही है ना। कैटरल कंडीशन हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कॉलिक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कन्वल्शंस हो रहे हैं, कफ हो रहा है, क्रूप हो रहा है। दोस्तों याद रखना, कई पेशेंट को डेलीरियम होता है, उन्माद, ये कर दो वो कर दो, आप S1 देके शांत कर दो उसको, है ना। याद रखना दोस्तों, डायरिया, डिसेंट्री, डिस्पेप्सिया, इसके जैसी कंडीशन केवल S1 के प्रयोग से ठीक होती देखी गई है, ठीक है। फीवर हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, गॉल स्टोन हो, S1 टॉप मोस्ट रेमेडी में शामिल होता है। गाउट, गठियाबाई, हीमोराइड्स, है ना, याद रखना हीमोराइड्स बहुत ब्रिलियंटली क्योर होता है S1 से, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब लीवर अफेक्शन करते हो, लंबे को देखते हो आप, है ना, लंबर रीजन में पेन हो रहा है, लोकोमोटर अटैक्सिया यानी आदमी ऐसा डांस करके वहां पर मूवमेंट करता है, उसका हाथ पांव का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, है ना। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर जितने भी हो, पैरालिसिस, S1 का 1000 टॉप मोस्ट रेमेडी। यदि S1 S10 स्लास आप कंटिन्यू पॉजिटिव में कर रहे हो, S1 F1 मॉर्निंग में दे रहे हो, आप मान के चलो आप पैरालिसिस के 50% केस ठीक कर गए। उसके बाद कारण देखिए, कारण के आधार पर प्रोटोकॉल तय करिए। ये पैरालिसिस के 4 प्रोटोकॉल फिक्स है, हमारे डॉक्टर R.K. सिंह सर इस चीज के लिए माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, उन्होंने ये प्रूवन किया है। याद रखिएगा दोस्तों, जब यहाँ पर आप इस प्रकार के प्रोसेस को देख रहे हो, यूरिनरी डिसऑर्डर देख रहे हो, आप टेनिसमस देख रहे हो, थ्रॉट और लंग इन्फेक्शंस देख रहे हो दोस्तों, वर्टिगो देख रहे हो, उन पर बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मैं भूल रहा हूं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या, मैं क्यों बोल रहा हूं। ये इस चीज को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि नक्स ओमिका का काम आपकी बॉडी में कहां पर हो रहा है। अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानते हो ना, तब आप समझ पाओगे। आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी में जब नक्स ओमिका यानी S1 आप लेते हो दोस्तों, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, इसी के कारण डिस्पेप्सिया के जैसे सिम्टम डेवलप होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, इसलिए उनको स्टिमुलेट करती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने के कारण, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कर रही है ना, तो जितनी भी ड्राई कैटरल कंडीशन, सूखी कैटरल कंडीशन आती है, नोज में अगर आपको दोस्तों वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रहा है, नोज का ब्लॉक नजर आ रहा है, याद रखना, है ना, नोज का ब्लॉकिंग नजर आ रहा है, कफ को उत्पन्न करती है, ये वैसोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करने के कारण दोस्तों देखो बीपी को हाई कर देती है ना, हार्ट से रिलेटेड सिम्टम डेवलप कर देती है। लेकिन इसी को अगर नेगेटिव करेंगे तो D6 में करेंगे तो तुरंत क्योर कर जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा S1 C1 A1 F1 L1 RE, इसको थर्ड डायल्यूशन में ले जाओ, किसी भी प्रकार के कोल्ड कोरेजा को ठीक करेगा। लेकिन यदि इन्फेक्शन वाला है तो इसके साथ ग्लोबल्स में S10P3 लड़कियों में, बच्चियों में जो 10 साल से छोटा होता है, S10P1 जिनको अस्थमा होता है, जो लड़के होते हैं, मेल होते हैं उनमें, जो ओल्ड होता है उनमें S10P4, ठीक है। ये 3 प्रोटोकॉल याद कर लीजिए। S10P3 की ग्लोबल्स लड़कियों में या बच्चों में जो 10 साल से छोटे हैं, 10 साल से ऊपर और एडल्ट्स में S10P1, लेकिन जो ओल्ड एज है S10P4 को इनके साथ दे दीजिए। ये लिक्विड में देना है, डिस्टिल वाटर या डीजल बेस, ये देना ग्लोबल्स में। हाँ, मुझसे कल पूछा गया था डीजल कैसे बनाते हैं दोस्तों, 1:7 का रेशियो रहता है, 1 ml RS और 7 ml DW डिस्टिल वाटर। तो आप अगर बड़े पैमाने में बनाना चाहते हैं 100 ml RS लीजिए, 700 ml डिस्टिल वाटर लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए, ये डीजल तैयार हो गया। अब इस डीजल में आप कोई भी मेडिसिन बना के रखिए, खराब नहीं होगी, है ना, मैक्सिमम 2 साल तक तो खराब नहीं होती, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिए आप, ये मैंने बनाया है हार्ड ब्लॉक ड्रॉप, ठीक है। मुझे ज्यादा चाहिए तो मुझे ज्यादा बना के रखना, प्योर डीजल में बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप में से कई डॉक्टर्स आते समय में मेरे पास, जो भी आना चाहे सैटरडे संडे आप आ सकते हो देखने के लिए। तो जब आप आओगे तो मैं आपसे ही बनवाऊंगा, ये मेरे यहाँ जो आते हैं मैं उनसे जनरली बनवा लेता हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे, क्योंकि 450 ml कोई भी इतनी मेडिसिन वेस्ट नहीं करेगा, है ना। अब मैं वेस्ट करता हूँ, ये D2 में बना हुआ है ना, तो मैं बनाता हूँ और मैं पेशेंट को देता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे प्रूवन पता है कि इसको कैसे काम कराना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने जो बताई है आपको, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। इसीलिए आप देखिए, जब आप ऐसे पेशेंट को देखते हो ना जो नक्स ओमिका का होता है, यानी S1 का सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लेवल पर देखता है, ऐसा व्यक्ति क्या बोलेगा आपको,
कि साहब मुझे तो बिल्कुल स्पाइसी फूड प्रेजेंट है ना, मुझे तो फैटी फूड प्रेजेंट है ना, मुझे वहां पर चॉक प्रेजेंट पेशेंट चॉक खाता है ना, जिसको कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है ना, जो ड्रग्स लेता है ना, टोबैको लेता है, यानी कि जो नार्कोटिक्स ड्रग जितने भी प्रकार का होता है वो सब लेता है, वो सब का सब आपकी इस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो याद रखना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप यहां पर एक व्यक्ति का टेम्परामेंट देखते हो दोस्तों, तो जो टेम्परामेंट आप यहां पर नजर करोगे ना, आप S1 का यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का देखोगे तो पेशेंट कैसा नजर आएगा, डार्क हेयर का नजर आएगा, है ना, डार्क कंप्लीशन का नजर आएगा। जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, नर्वस होगा, ओवर स्टडी का पेशेंट होगा, बहुत ज्यादा ज्वेलसी रखता होगा, हाइपोकॉन्ड्रिक कंडीशन होती है दोस्तों, जो हर काम को फास्टिडियस करता है, जल्दी जल्दी करेगा, अब जल्दी जल्दी खाना खाएगा, जल्दी जल्दी करेगा, लो जल्दी करो, वो टिपिकली S1 का पेशेंट है दोस्तों, है ना। डिलीजेंट होता है, एकदम एक्टिव होता है, फायरी होता है, यानी कुछ भी जवाब आपको फट से चिपकाएगा, है ना। ये फैटी फूड को बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, भले कितना भी बीमार हो, फैटी फूड चाहिए उसको। बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, वायलेंट हो जाता है दोस्तों, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, यही गुण S1 में है ना। S1 ऐसे तमाम जो नेगेटिव में जा रहा है उनको पॉजिटिव मेडिसिन, और जो इस प्रकार का बहुत हाइपर एक्टिव है S1 को नेगेटिव करके दे दो, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, टेम्परामेंटल अगर आप देखते हो तो याद रखना, लिम्फेटिक टेम्परामेंट एज यूजुअल बिलियस या इम्पेशेंट जो टेम्परामेंट का लेवल होता है, इरिटेबल टेम्परामेंट के जो पेशेंट होते हैं कभी इधर उसमें बहुत ब्रिलियंट काम करता है नक्सोमी। चूंकि ये चीली रेमेडी है दोस्तों, इसलिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट में बहुत यूजफुल पाई जाती है, इसलिए मेडिजी ने नक्स भूमिका को S1 में शामिल किया गया है ना। आप जब इस मेडिसिन का अगला जो कल का चैप्टर है, जब उसमें पूरा मैं बॉडी के लेवल पर बताऊंगा, तब आपको बहुत ही ब्रिलियंट इंपैक्ट नजर आएगा कि पूरी बॉडी में ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है इस बॉडी में। अब ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि पूरी बॉडी हाइपर काम कर रही है, तो आपको मेडिसिन नेगेटिव देना है। याद रख लेना, कब पॉजिटिव देना कब नेगेटिव देना कल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और मैं नहीं चाहता S1 आप समझो नहीं। S1 हर चैप्टर आपको मुझे समझाना है, भले उसके लिए ज्यादा टाइम लग जाए चलेगा, मैं देने को तैयार हूं, आप लोग देने को तैयार हैं या नहीं है ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको क्या समझ में आया, देखिए मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं, आप लोग यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करिए तो मजा सबको आएगा, है ना। आप अगर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल पूछेंगे तो साहब मैं प्रोटोकॉल नहीं बता पाऊंगा आपको, क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको मेडिसिन चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि आपको डिजीज पता है कि नहीं, है ना। और मैं कभी भी प्रोटोकॉल, कभी भी बगैर टेम्परामेंट, बगैर सिम्टम, बगैर डायग्नोस्टिक वैल्यू के नहीं बताता हूं, क्योंकि उसमें मेरी कमी नहीं है, आपकी कमी हो जाएगी। अगर आपका एक पेशेंट बिगड़ा मतलब मेरा भी एक पेशेंट बिगड़ा, है ना। इसलिए जब तक आप क्लियर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे मुझसे प्रोटोकॉल नहीं पूछिए। आज के लेवल पर आपको जितना पूछना पूछते जाइए। आपसे मैंने कहा है भाई, आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, है ना, लेकिन आप मुझे केवल 6 महीने दीजिए, 6 महीने के बाद बोलिएगा कि आपको प्रोटोकॉल मांगने की जरूरत है क्या। मेरा दिल कहता है कि शुरुआत मैंने कर दी है, हमारे जितने सीनियर डॉक्टर है वो यही कहते हैं कि सर मजा आ गया यार, ये चीजें आप पहले क्यों नहीं दी, है ना। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं जी अर्जुन सिंह जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्लास बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बट सर अगर इसमें हम ऐड कुछ करना चाहे, वो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो उससे हमारा ना फोकस थोड़ा बढ़ जाएगा। लाइक जैसे आपने जो भी क्लास लिया है, तो उसमें से आप उस क्लास में से रैंडम क्वेश्चन आप अगर किसी से पूछोगे, तो एटलीस्ट है ना बंदे का फोकस बढ़ेगा कि भाई मैं आंसर करूँ इसका लास्ट में। तो उससे ना हमें बेनिफिट मिल जाएगा, सर अगर मेरी पॉसिबल हो तो ये मेरा चीज़। रूटीन मेरा रूटीन पढ़ाने का डिस्टर्ब होगा, उसका क्या। ओके ओके मुझे ओके। बार बार रूटीन डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो मैं जो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मेरे दिमाग में है वो मैं निकाल कर आपको बता रहा हूँ, किसी बुक में नहीं मिलेगा। नहीं अगर मेरी रूटीन टूट जाएगी उसका क्या होगा। नहीं नहीं। जी डॉक्टर सुनील सहगल सर।
डॉक्टर सुनील सहगल सर। हाँ सर सर आपने काट ही दिया। जी फिरदौस आलम सर। फिरदौस आलम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पूछना था ये कि H2 अगर S1 हम अगर किसी को अगर न्यूट्रल डोज में दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, तो न्यूट्रल डोज में तो मतलब यानी साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल वो नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% काम करेगा, लेकिन न्यूट्रल काम जी करेगा वो, है जी ना? हाँ, ना न्यूट्रल बेटा काम देगा ना मतलब जी अगर कोई कंडीशन है हाइपर है तो उसको न्यूट्रल जी ले आएगा, नेगेटिव नहीं जी करेगा, है ना? जी हाइपो नहीं करेगा, हाइपो है तो उसको न्यूट्रल ले आएगा, हाइपर नहीं करेगा, यही काम है। बिल्कुल। न्यूट्रल तो यानी सैंग्वाइन और लिम्फेटिक दोनों में दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हो आप। है ना? क्योंकि मैं जो चला रहा हूँ क्योंकि जनरल टॉनिक मेरे पास कम से कम 1.5 लीटर का रोजाना खर्च है, तो मैं बिल्कुल सीधा D5 से चलाता हूँ। मैं D5 दे करके उसमें जो एक्स्ट्रा मेडिसिन जो डालने का रहता है, C15BE हो गया, C1 हो गया, S2 जी, C10 हो गया, इस तरह से दे करके हर डिजीज को जो आपको जो ऑडियो था लिम्फो बूस्टर पावर बूस्टर का, उस तरह से उसमें जो पड़ा हुआ है उसमें तकरीबन डिजीज को क्योर हो जाता है सर उसमें। बिल्कुल क्योर होगा सर, कुछ लोग समझे हैं, कुछ नहीं जी। समझे। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया फिरदौस सर, लेकिन आप मुझे हाँ, बताओ आपका इनकम का सोर्स कितना बड़ा, ये अरे बताओ मुझे। इनकम का सोर्स बताया था ना कि पिछले अक्टूबर में ही टाटा ने एक्सॉन लिया, तो वो बताया था वो जी। आपका ही पैसा था, वो मेरा नहीं था वो। तो अरे हम नहीं। तो कहते हैं कि अगर क्योंकि मैं कल ही आपको बताया ना कि जो आपका जो सोर्स है बढ़ाने का और बताने का, उसका मैं 2% भी नहीं दिया आपका, तो वो आप ही का हुआ ना वो। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन एक जी। चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वो जो मैं पूरे डॉक्टर को मैं एक गाइड करना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे पास तो नहीं है गाइड करने का, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जो नेचुरल टॉनिक, जनरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर का जो ऑडियो है, एक एक डॉक्टर कम से कम उसको 10-10 बार सुने, और सुनने के बाद उसको 50% उसका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल बढ़ेगा सर। मैं अभी लेकिन इसीलिए उस नहीं डाला, पहले जी पीडीएफ डाल दूं, जी एमएमपी जी की जी पीडीएफ डाल दूं, कल इनको नक्सोनिका के बाद में एमएमपी ग्लोबल बनाना सिखा दूं, उसके बिल्कुल बाद में बिल्कुल मैं जब डालूंगा तो इनका ये जो जितनी फीस मुझे दे रहे हैं ना, 1 महीने में कमाएंगे फिरदौस सर, बिल्कुल नए सर, हैं बिल्कुल तो भी। बिल्कुल बिल्कुल जितनी भी बिल्कुल बिल्कुल 16 महीने के, 18 महीने की, 1 महीने में कमाओगे आप। बिल्कुल आप, एक महीना से आप पहले हो जाएगा सर। जी, तो समझने वाली बात है दोस्त, ठीक है। बिल्कुल, जी। थैंक यू सर। जी। जी कपिल सर, कपिल सोनी सर, कपिल सर सबका नंबर आएगा बार जी। कपिल सर। सर जी फटाफट बोलिए जी। जी कपिल सर। सर जो नक्स वॉमिका है, हेलो, वो जी हम जी पेशेंट को दे सकते हैं, कार्डियक पेशेंट को? बिल्कुल दे सकते हो सर, नेगेटिव में दो, 30 तो पोटेंसी में दो, या D6 में दो, आप बिल्कुल दे सकते हो। और सर कल कल क्लास होगा सैटरडे को? बिल्कुल होगा सर। अच्छा, क्योंकि सैटरडे संडे आप कराते नहीं हैं, सभी कल को। नहीं, आप लोग चाहो तो मैं तो कंटिन्यू तैयार हूँ। आप लोग क्या होता है ना, मेरा पढ़ाना बहुत लंबा होता है, आपको पता है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हम्म। 2 दिन ऐसे करें, वो 5 दिन दबा के पढ़ें। जो लोग नोट्स बनाते हाँ हैं तो उनको कम से कम 3 घंटे चाहिए। जी, ये मैं कहूँगा सैटरडे संडे ऑफ ही रखें, मतलब मेरी तरफ से एक ओपिनियन है, बाकी जो हमारे साथी हैं वो भी डिसाइड करेंगे, अकेला मैं नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे वो लोग जुड़िए मुझसे जिन लोगों को क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन आर रख देते हैं सैटरडे को। जो लोग चाहते ठीक हैं है। कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो पूछना चाहते हैं आप सैटरडे पूछ सकते हैं मुझसे। मैं उसके लिए आधा जी, घंटा 1 घंटा थैंक आपके लिए ज्वाइन करवा लूंगा, ठीक है। थैंक यू। ओके सर। जी विजय मोरे सर, डॉक्टर विजय मोरे सर, विजय मोरे सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी सर। सर S1 सैंग्विन टेम्परामेंट वाले पेशेंट को अगर दे दिया और उसको चक्कर आ गया, तो हाँ, फिर उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? 1 चक्कर। चम्मच नींबू का रस, है ना, हाँ। 1 चम्मच नींबू का रस, या S1 के 1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डालकर घुट घुट पिला दो आप। वही एंटीडोट हो गया उसका, ओके। ठीक है। S1 मतलब। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव कर दो, ओके ठीक है। सर, थैंक जी। यू सर। जी। जी अभिषेक कुमार सर। अभिषेक कुमार सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो किताब आपने बताए थे, मानव शरीर रचना, हम्म। तो मेरे पास है सर, मैं उसको कंटिन्यू पढ़ता रहूँ सर? बिल्कुल क्योंकि पढ़िए।
मैं जब आपको सेकंड सेम पढ़ाऊंगा ना, आपको इतनी क्विकली समझ में आएगा। और अभी का जो 6 महीने का है, आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि मैं कहाँ कहाँ आपको बताया था। आप ऐसे प्रोटोकॉल बनाओगे, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिषेक सर, ये मेरा दावा है आपके लिए, ठीक है। ये सर चाहता हूँ मैं ये कि मैं प्रोटोकॉल में खुद बनाऊं, खुद प्रेजेंट दूं। बिल्कुल, यही चीजें 6 महीने के बाद आप मुझसे बोलिएगा। आप 6 महीने, आपके पास 6 महीने में आसानी से ज्यादा मोटी बुक नहीं है ना। 6 महीने यस सर, में आप यस सर। तो अगला सेम आपको इतना इजी हो जाएगा जब हम डिसीज रोज पढ़ेंगे। एक डिसीज पर भाई, अभी अभी हमको मेडिसिन पता नहीं है, मैं डिसीज बताऊंगा तो क्या मतलब मिलेगा, है ना। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जब मैं आपको पूरा मतलब सेल पढ़ा दिया, तो सेल से रिलेटेड डिसीज क्या होती है और उससे रिलेटेड मेडिसिन क्या होती है, जब ये बताऊंगा 100% माइंड में फिट होगा, है ना। आज मैंने कह दिया अस्थमा, अब ये अस्थमा का प्रोटोकॉल है। अस्थमा क्या है, फिजियोलॉजिकली कैसे फंक्शन, हमने लंग्स का पढ़ा के लंग्स ऐसे काम करता है। अस्थमा डेवलप हुआ तो ऐसे डेवलप हुआ। अब ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कार्डियक अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक अस्थमा है, सबके कारण अलग है ना। तो यस जो सर, हमको यस सर। ये पता है डॉक्टर सी कुमार सर, डॉक्टर सी कुमार सर, डॉक्टर मानक खान सोनवानी जी, मनरा खान सोनवानी जी। सर जी जी, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, पिछले पार्ट 4 का क्लास जो बचा है उसको हम्म सैटरडे संडे का करेंगे किया? सर डेली नाइट में कर लिया है मैंने उससे, है ना। कल अच्छा। थोड़ा सा क्या, हमारे दरबारा सर शांत हो गए थे ना, तो कल थोड़ा मूड मेरा अपसेट हो गया था, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे वो। और उनसे मैंने बहुत गाइडेंस लिया है, और उनके गाइडेंस के कारण आज मैं बहुत ऊपर आया हूँ। इसलिए थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया था मेरा। तो मैं आपको कल से मतलब हमारी नाइट क्लास चलेगी, क्योंकि 10 लेक्चर बचे हैं, ठीक है। हाँ जी सर, जी जी थैंक यू सर। जी जी। डॉक्टर मोहम्मद मोहम्मद सावेद जी, मोहम्मद सावेद जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना था कि जैसे D4 में अगर मेडिसिन है उसको अगर हम डिस्टिल वाटर हेलो में D5 में बनाना है। सर, आवाज कट रही है आपकी। हेलो। नेटवर्क इशू है शायद, आवाज कट रही है आपकी। क्लियर थोड़ा सा करिए मुझे, क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो। मोहम्मद सावेद जी, हेलो। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए, कंटिन्यू बोलिए। सर ये पूछना था कि जैसे D4 में अगर मेडिसिन है उसको D5 में मुझे देना है, तो हम्म डिस्टिल वाटर में देना है, तो उसको स्ट्रोक मारना जरूरी है डिस्टिल वाटर में बनाने के लिए? सर, अगर आपका डिस्टिल वाटर का डाइल्यूशन है ना, आपने मेडिसिन ही स्पेसिफिक डिस्टिल वाटर बेस ली, तो आपको स्ट्रोक मारना ही नहीं, हल्का सा हिला के दे देना पेशेंट लेकिन को। अगर स्ट्रोक RS तब मारना है, स्ट्रोक तब मारना है जब आरएस बेस होगा, यानी आपने डीजल में बनाया होगा तब स्ट्रोक, क्योंकि वहां पर मेडिसिन डिस्टिल वाटर और आरएस दोनों को नहीं पहचानती, ठीक है। वहां पर आप जब स्ट्रोक मारोगे तो दोनों में घुलनशील होगी, है ना, उसमें एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक, थैंक यू। 30 डेज जो बेसिक क्लास है उसमें क्लियर, आप उसको देख लीजिए, वीडियोस डले हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। लिम्रा ट्रेडिंग कंपनी कोल्ड स्टोरेज, ये क्या नाम से, हेलो, लिम्रा ट्रेडिंग कंपनी कोल्ड स्टोर। डॉक्टर लबीब अख्तर जी, डॉक्टर लबीब अख्तर जी, गायत्री नरवारिया जी, डॉक्टर गायत्री नरवारिया, अभ्या गायत्री जी, टेंशन बोलिए।
जी महेंद्र पाटिल सर, महेंद्र पाटिल सर, डॉक्टर महेंद्र हीरामन पाटिल सर, डॉक्टर अतुल जैन सर, अतुल जैन सर, डॉक्टर अतुल जैन, अजहर सुल्ताना मैडम। मॉर्निंग सर। जी मैडम। अजहर सुल्ताना मैडम, अजहर सुल्ताना मैडम, अजहर सुल्ताना मैडम, जी डॉक्टर फौजदार सर, फौजदार सर, डॉक्टर फौजदार सर। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई, फिर हैंड राइज क्यों बोलते हो? रविराज सर, रविराज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे एक केस के बारे में डिस्कस करना था। 7 मंथ प्रेगनेंसी है एक लेडी की। प्रोटोकॉल याद नहीं पूछिए, मैंने आपको क्लियर बोला है, प्रोटोकॉल पूछना तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जाइए। नहीं सर, प्रोटोकॉल कुछ एडवाइस हुआ था एक्चुअली। हाँ। क्या पेशेंट की शुगर 104 आ रही है, HbA1c 5.4 है, बट जो उसकी हाँ। गायनो डॉक्टर है उसको कह रही है तुम्हें शुगर की मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं कहा किस लिए खानी पड़ेगी, कोई नीड ही नहीं है, बट उसकी ना लिक्विड फ्लो बढ़ा हुआ है सर। शुगर कितना है उसका? 104 है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, मना कर दो उनको। आप सर मना केवल किया। उनको हमारा जो डायबिटिक ड्रॉप है ना D4 में दे दो, कहना आपको कुछ नहीं करना, या S13 दे दो, सिंपल सा ठीक है। S13 ग्लोबल्स बना के दे दो और उसको कहो 10-10 ग्लोबल्स दिन में 3 टाइम लिया करे। मैं इसीलिए S13 बोलता हूँ, जो गेस्टेशनल डायबिटीज है ना वो नहीं होगी उसको। सर ठीक है डायबिटीज है नहीं सर, आपकी प्रोटोकॉल दिया हो मैंने, उसको कोई जी वो नहीं। बट सर उसके भैया, फ्लो बढ़ा हुआ है सर, लिक्विड बढ़ रहा हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ओबेसिट्रॉन दो सर, हाँ, ओबेस्ट्रॉन। ओबेसिट्रॉन। हाँ, S6C4L1 एक ड्रॉप 450 ml डिस्टिल वाटर में डालो, 105 स्ट्रोक उठाओ और उसको 5-5 ml सुबह शाम ओबेसिट्रॉन के साथ दे दो। ऐसे कैसे ठीक नहीं होता? ठीक है थैंक यू सर। जी। जी अजय कुमार सर, अजय कुमार सर, अजय सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर वो रंजू देवी जो है, हेलो। हाँ बोलते जाइए। रंजू देवी तो मैंने दवा तो चला है तो कभी ठीक हो जा रही है और फिर उसके कमर में दर्द हो रहा है। मतलब नहीं समझ रहा, आपका क्या कहना चाह रहे हो आप? ऐसा है ना कि शरीर में फिर से दर्द पैदा हो जा रहा है, रंजू देवी वाला जो दवा नहीं चला है सर। सर उसको कंटिन्यू करोगे जब ठीक होगा, कि एकदम से हो जाएगा ठीक? ये जो आप बताए हैं S1 वाला, S1 A1 C1 ये F1 ये आरी हम दे देंगे तो इससे कुछ रिलीव होगा, बीच में हम दे सकते हैं नहीं इसको? सर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देंगे, या कोई भी मेडिसिन कभी भी दे दोगे आप? पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन बनती है भाई। जी जी ठीक है जी नूर हुसैन तरफदार सर, नूर हुसैन तरफदार सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैं बोल रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से। जी आपने जो PDF डालेगा वो हिंदी से या इंग्लिश से होगा सर? काय का? हिंदी तो मैं समझती नहीं हूँ, बोल सकती हूँ कुछ? सर मेरी पूरी क्लास हिंदी में है सर, पूरी क्लास है ना। प्रोटोकॉल्स आपको लिख के दिए जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ओके सर। PDF में जो सब कुछ लिखा है वो हाँ, हिंदी में सब हो, लिखा हो जाएगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर। इंग्लिश से हो जी, सकता है? जी मीता बजाज मैम, मीता बजाज मैम।
मीता बजाज मैम। नमस्ते सर। सर नमस्ते रिपीट कर रही हूँ मैं क्लासेस, लेकिन तो भी बहुत जी अच्छा मैम। है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सर। बहुत अच्छे से जी ग्रिप में आ रहा है मेडिसिन सर, इतना अच्छा क्लास हो रहा है जी जी सर। अभी इन दिनों में 2-3 पेशेंट ऐसे आए जिनको खाने के बाद है ना तुरंत से या तो वॉमिटिंग हो जाती है, या वो फैटी फूड खा लिए या स्पाइसी फूड खा लिया, थोड़ा ज्यादा खा लिए तो वॉमिटिंग हो जाती है, हाँ या किसी पेशेंट को थोड़ा ही खाया ना तो उनको हैवीनेस लगता, तो मैंने उनको GT-NT दिया है सर और रात में जी फ्लास्क दिया है। जी तो इनको कंट्रोल के लिए सर S2 C15 बिल्कुल डी। हो जाएगा क्योर, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल क्योर हो जाएगा। कंटिन्यू करिए, हो जाएगा ठीक। ठीक है जी सर। जी राइट। जी। हरमिल रोमाना जी, डॉक्टर रोमाना जी, रोमाना जी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक पेशेंट था सर, नाइट डिस्चार्ज का सर, 18 ईयर ओल्ड सर, मेल एंड सर प्योर टेम्परामेंट का था सर। मैंने सर उसको S2 जर्नल टॉनिक, S2 वाला जर्नल टॉनिक दिया सर D6 में, और दिया S3BE दिया, और सर दिया नेचुरल टॉनिक में सर C10 R1Y दिया सर। अभी सर कुछ ठीक, लेकिन पूरा ठीक नहीं है सर। सर केवल S10 का 1000 दे दो डेली, 10 दिन दो, फिर मुझे बताना, ठीक है। S10 का 1000, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक प्रोटोकॉल हम लोग सीखेंगे नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप L2C11 दे देते तो ठीक हो जाता वो, है ना। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी। चलिए दोस्तों, आज हम यही समाप्त करते हैं। काफी लंबी लिस्ट है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो सैटरडे संडे ज्वाइन कीजिए, कल ज्वाइन कीजिए। कल केवल क्वेश्चन आ रही रहेगा। आप लोगों को जो जो सीखना है मैं सिखा दूंगा, ठीक है। 30 डेज बेस के लेवल पर जो भी पढ़ा है, आपको अगर लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, सैटरडे केवल क्लास रहेगी मॉर्निंग में, वो केवल क्वेश्चन के लिए रहेगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आज हम